हेलो बच्चों, हमने कक्षा 12वीं के फिजिक्स की एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज में आप भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने आवेश को समझा, आवेश किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है जिसके 3 तरीके हैं वो भी आपने समझे, और हमने इसके अगले क्रम में विद्युतदर्शी को समझा। आज हम आवेशों के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। चलिए आवेशों का गुण धर्म। बच्चों, इस विषय से, इस टॉपिक पर प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। कई बार आवेशों के गुण धर्म पूछ लेते हैं और कई बार किसी विशेष गुणधर्म को फोकस करके पूछ लिया जाता है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा गुण है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, इससे क्या तात्पर्य है? योज्यता मतलब एडिटिविटी। आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है, क्योंकि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है और अदिश भौतिक राशियों की जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो सामान्य गणित के अनुसार होती है। इसलिए आवेशों को सामान्य रूप से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार का होता है। इसलिए यदि धनात्मक आवेश के साथ ऋणात्मक आवेश आए तो उसे घटाना भी पड़ता है। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई किसी वस्तु पर Q1, Q2, Q3 आवेश हैं, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश की मात्रा यहां हमें प्राप्त होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्योंकि यह एक अदिश राशि है इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको जोड़ा जा सकता है। यदि मैं मान लूं कि Q1 4 कूलाम है, Q3 -3 कूलाम है और Q2 -3 कूलाम है और Q3 2 कूलाम है, तो सिंपल है, आप इसका योग प्राप्त कर सकते हैं और ये योग 3 कूलाम प्राप्त होगा। ये आवेशों की योज्यता का सिद्धांत है। उतार ले आप। आवेशों का दूसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता, इससे क्या तात्पर्य है? हम जानते हैं कि द्रव्यमान गति करने पर उसके मान में परिवर्तन होता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत है कि यदि द्रव्यमान कोई वस्तु गति करे और वो गति जो है प्रकाश के वेग से तुलनीय हो तो उस वस्तु के द्रव्यमान में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये सिद्धांत आवेशों पर लागू नहीं होता। आवेश निश्चरता के सिद्धांत का पालन करते हैं, अर्थात यहाँ निर्देश तंत्र की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी निर्देश तंत्र से यदि हम आवेश का अध्ययन करें तो हमें आवेश का वही मान प्राप्त होगा। हम समझें कि आवेश विराम अवस्था में बराबर आवेश गति की अवस्था में, दोनों स्थिति में आवेश का मान समान रहेगा। यहां ये बात क्यों उभर के सामने आई? क्योंकि द्रव्यमान ऐसा गुण नहीं दर्शाता। मिलिकन तेल बूंदक का एक प्रयोग हुआ था जिस प्रयोग में आवेश के मान को ज्ञात किया गया तथा आवेश का विशिष्ट मान ज्ञात किया गया, जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। और वो विशिष्ट आवेश क्या था? विशिष्ट आवेश Q/m है, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है। हम जानते हैं कि आवेश होगा तो किसी वस्तु के ऊपर होगा, किसी कण पे होगा, यानी आवेश के साथ एक द्रव्यमान संबद्ध होगा। जब आवेश गति, कोई वस्तु गति करेगी
तो इस वस्तु का द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा, लेकिन इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इस वस्तु की गति या कण की गति प्रकाश के वेग के तुलनीय हो तो द्रव्यमान के मान में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण इसका जो विशिष्ट आवेश है इसमें कमी हो जाएगी। तो गति होने पर आवेश नहीं परिवर्तित होता, लेकिन विशिष्ट आवेश परिवर्तित हो जाता है। आप इन दिए गए टॉपिक को, इन पॉइंट्स को बुक में भी देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। संरक्षण शब्द से हम परिचित हैं। संरक्षण से तात्पर्य है, जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, तो उसी तरह से आवेश संरक्षण भी है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही आवेश नष्ट होता है। यही आवेश का संरक्षण है, जिसे हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण, हमने आवेश की प्रकार को समझने के लिए एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग में हमने कई उदाहरण लिए थे, जिसमें एक रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को घर्षित किया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच की इस छड़ पर धनात्मक आवेश आया था। ये बात आपने याद करी है। जब इस कांच की छड़ को इस पे घर्षित किया जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। इस प्रकार कांच की छड़ जहां धनात्मक होती है, धनावेशित होती है, वहीं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश या नेट आवेश शून्य रहेगा। Q नेट शून्य रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पे 2 पॉजिटिव हुए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी जब घर्षित नहीं किया गया था? तब ना तो इस पे धनात्मक आवेश था, ना ही इस पे ऋणात्मक आवेश था। तो पूर्व में भी इस पर नेट आवेश शून्य था। इस प्रकार दोनों ही प्रक्रियाओं में नेट आवेश समान बना रहता है। यही आवेश का संरक्षण है। एक और उदाहरण है यहाँ, जो हम युग्म उत्पादन और युग्म विनाश के नाम से जानते हैं। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्या है? इसमें जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग या गामा किरणें 2 भागों में बंटती है, कभी कभी ऐसा होता है जब किसी पदार्थ पर गामा किरण आपतित होती है तो वो पदार्थ उस गामा किरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, साथ ही 2 कणों का उत्सर्जन करता है, और वो दोनों कण एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होते हैं। तो यहां मैं दिखाऊं आपको, तो ये गामा कण और ये इलेक्ट्रॉन में बदल गया, साथ ही पॉजिट्रॉन में बदल गया। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। सारी गुण इलेक्ट्रॉन के और पॉजिट्रॉन के समान है, बस इसकी प्रकृति विपरीत है। इलेक्ट्रॉन जहां ऋणात्मक आवेशित होता है, पॉजिट्रॉन वहां धनात्मक आवेशित होता है। बाकी द्रव्यमान, आवेश की मात्रा वगैरह सारी समान होती है। अब आप इसको विचार करें कि गामा कण जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक कण है। यह सिंपल ऊर्जा है जिस पर नेट आवेश 0 है, और बाएं पक्ष में 0 होने के बाद दाएं पक्ष में अगर आप देखें तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश है, यानी यहां भी नेट आवेश 0 प्राप्त होता है। यह भी आवेश संरक्षण को सत्यापित करता है। इसी तरह से युग्म विनाश है। युग्म विनाश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, टकराते हैं, और टकरा के एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप होता यह है कि यहाँ एक गामा कण का उत्सर्जन होता है, वही गामा कण जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर इसमें भी आप समझ गए होंगे कि पूर्व में भी नेट आवेश 0 है और बाद में भी नेट आवेश 0 है। बच्चों, रेडियो एक्टिव समीकरणें या नाभिकीय अभिक्रियाएं, इन सभी में विद्युत आवेश का संरक्षण होता है।
जैसे एक यूरेनियम 92 238 में से यदि अल्फा कण निकले, जो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4, तो यूरेनियम से थोरियम में बदल जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 90 और द्रव्यमान संख्या 234 हो जाती है। यहां अगर आप आवेश को मिलाएं, आवेश को देखें तो ये आवेश है परमाणु क्रमांक, तो अभिक्रिया से पहले 92 और बाद में अगर आप देखें तो यहां आवेश हीलियम के लिए 2 और थोरियम के लिए 90 है, यानी पूर्व में और पश्चात में नेट आवेश समान बना रहता है। यही आवेश का संरक्षण है। आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। हमने जब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सीखी तो उसमें भी यही देखा हमने कि आवेशित करने के लिए स्थानांतरण ही हो रहा था, इलेक्ट्रॉन या तो आ रहा था या इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो इस प्रकार आवेश संरक्षित रहता है। आप पॉज करें और नोट करें। अगला गुण है जो महत्वपूर्ण है, जो अलग से भी पूछा जाता है, और चौथा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? काफी इंपॉर्टेंट है ये आवेश का क्वांटीकरण, तो आप इसको ढंग से समझ ले। हमने देखा कि जब किसी वस्तु पर हम घर्षण करते हैं किसी वस्तु का, तो उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इसमें आएगा या इससे इसमें आएगा। ये अगर बिल्ली की खाल और एबोनाइट का उदाहरण है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस तरफ होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो इस पर आवेश कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन आता तो उसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता। यदि 100 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता। आप यहां देखें कि इलेक्ट्रॉन का मान या आवेश का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश से कम नहीं हो सकता। यानी आवेश का जो न्यूनतम मान है ये 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 है। और यही जो आवेश का गुण है ये क्वांटीकरण की ओर इशारा कर रही है। हम समझ रहे हैं कि आवेश, पहली बात जो हमने सीखी कि आवेश का न्यूनतम मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब यहाँ ये तथ्य भी निकल के आता है कि क्वार्क नाम से आप परिचित होंगे पहले से, यदि आपने देखा है तो E/2 और E/3 नाम के आवेश भी हमने कल्पना करी है, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत को कोई खतरा नहीं है। बच्चों, आवेश का न्यूनतम मान तो इतना होता है, लेकिन अगर अधिक मान होगा तो जब अधिक मान होगा तो Q का मान इस 1.6 का 1.6 इंटू माइनस 19 कूलाम का कोई गुणज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 हो जाएगा, 10 गए तो 10 गुना हो जाएगा, 100 गए तो 100 गुना हो जाएगा और n गए तो n गुना हो जाएगा। तो Q का मान n इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होगा। अब आप समझें कि इस पर जब आवेश आया तो वो आवेश, उस किसी वस्तु पर जो आवेश आया है, इस आवेश के सभी मान संभव नहीं है। इस आवेश का मान या तो 1 इंटू ई है, ई का तात्पर्य ये है, 2 इंटू ई है, 3 इंटू ई है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है, या इसकी जगह कुछ भी ले लो। लेकिन आप देख लें कि इन दोनों के बीच में कोई आवेश संभव नहीं है, यानी 1.5 ई संभव नहीं है, 1.6 ई संभव नहीं है, 4.5 ई संभव नहीं है, यानी आवेश के सभी संभव मान प्राप्त नहीं होते। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि आवेश एक सतत भौतिक राशि नहीं है। तो कैसी राशि है? विविक्त राशि है। और इस विविक्त शब्द के लिए
एक दूसरा शब्द हम काम में लेते हैं जो है क्वांटीकृत, अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। इसका क्वांटीकरण का मतलब यहाँ दो बातें याद रखें कि एक आवेश का न्यूनतम मान और आवेश का अन्य मान Q बराबर NE। चूंकि ये आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये है आवेश का क्वांटीकरण, जिसे आपने समझा। अब पॉज करें और फिर इसको उतारें। आवेश के बारे में हम कुछ और तथ्य जान लेते हैं बच्चों। और तथ्य है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, द्रव्यमान से संबद्ध होता है। यानी किसी द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं। आवेश यदि आएगा तो किसी कण पर आएगा या किसी वस्तु पर होगा, तो उस वस्तु का या कण का द्रव्यमान होगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। फोटोन जो है, फोटोन का द्रव्यमान भी शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है। तो फोटोन में हम ये मानते हैं कि आवेश भी शून्य है, होता ही है। और इसी प्रकार यदि न्यूट्रॉन देखें आप, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, शून्य नहीं है, लेकिन इसका आवेश शून्य है। यानी द्रव्यमान शून्य नहीं होने के बाद भी जरूरी नहीं है वो वस्तु आवेशित हो। जैसे प्रोटॉन है, तो आप जानते हैं प्रोटॉन के बारे में कि इसका द्रव्यमान भी होता है, यानी द्रव्यमान भी शून्य नहीं है और इसका आवेश भी शून्य नहीं है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो बच्चों ये इसका एक गुणधर्म है। दूसरा गुण है कि आवेश करता क्या है, आवेश का जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है। आवेश का जो महत्वपूर्ण गुण है वही हमारे पाठ का टॉपिक है, यानी विद्युत क्षेत्र। आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है, जिसे हम टॉपिक आएगा तब और समझेंगे। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र जो है हम स्थिर आवेश के लिए और गतिशील आवेश दोनों के लिए ले रहे हैं। आवेश यदि स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये विद्युत क्षेत्र इसका नेज गुण है, नेज गुण है जो बदला नहीं जा सकता। यानी ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई वस्तु आवेशित है या आवेश है और उसका विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन यदि आवेश गतिशील हो गया तो, गतिशील भी कैसे, एक समान वेग से या एक समान चाल से गतिशील हो गया तो क्या विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा? बिल्कुल विद्युत क्षेत्र रहेगा, क्योंकि ये इसका अभी मैंने आपको बताया नेज गुण है। लेकिन विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इस वस्तु के पास चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। यानी एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आवेश त्वरित है तो त्वरित आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। साथ ही एक विशेष बात होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्पादन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्पादन करता है, जिसे हम अंतिम जो अध्याय है 17वां पाठ है उसके अंदर विस्तार से समझेंगे। तो ये बच्चों इसके कुछ गुणधर्म हैं जो आपने समझे, आप पुस्तक में भी पढ़ें और इसको लिख लें। आशा करता हूं टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक बातें चल रही थी, पाठ को आगे बढ़ाते हैं
और एक प्रकृति का मूलभूत नियम कूलाम का नियम हम सीखते हैं। कूलाम का नियम, हालांकि 11th में आपने जब प्रकृति के 4 मूल बलों के बारे में सीखा तो विद्युत चुंबकीय बल का जब अध्ययन कर रहे थे तो वहां इससे आपका परिचय हुआ था। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए सीखते हैं क्या कहता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने के लिए हम सबसे पहले कल्पना करें कि कोई आवेश है, मान लेते हैं ये यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पर किसी कण पर Q2 आवेश है। बच्चों दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है, मैं इसको बिंदु आवेश मान रहा हूं। हालांकि कूलाम का नियम बिंदु आवेश और सतत आवेश वितरण यानी किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के लिए कूलाम का नियम सत्य है। और मान लिया मैंने कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम ये हमें बताता है कि दोनों आवेशों के बीच बल कितना लगेगा। दो आवेश एक दूसरे के मध्य बल लगाते हैं, ये बात हम पहले से जानते हैं, क्योंकि सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, विजातीय आकर्षित होते हैं, या मतलब बल लगाते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण से तात्पर्य बल से है। कितना बल लगता है, इस बल का मान बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि यदि कोई आवेश है तो आप जानते हैं वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र रखता है, और कोई दूसरा आवेश है तो वो भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र रखेगा जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यदि इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो क्या होगा? होगा ये कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, एक दूसरे से अनुक्रिया करेंगे। जब भी नियम है, जब भी दो क्षेत्र किसी भी प्रकार के क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण के लिए द्रव्यमान के मध्य लगने वाले बलों की हम बात करते हैं तो वहां भी जो क्षेत्र है, यहां भी क्षेत्र है। जब दो क्षेत्र परस्पर अनुक्रिया करते हैं तो एक बल की उत्पत्ति होती है। तो जब ये दोनों आवेश निकट लाए जाएंगे तो इनके विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से अनुक्रिया करेंगे और एक दूसरे पर बल लगाएंगे। इस बल की दिशा परस्पर विपरीत दिशा में होगी, चाहे यहाँ सजातीय आवेश हो चाहे यहाँ विजातीय आवेश हो। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने यह कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात। दूसरी बात, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातें कूलाम ने अपने नियम में बताई और इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी जाना जाता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस तथ्य को हम एक छोटे शब्द में व्यक्त कर सकते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इसे गणितीय रूप दें तो पहला पॉइंट बनेगा F समानुपाती Q1 गुणा Q2, पहला तथ्य कूलाम के नियम का। और दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती R², दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों समीकरणों को हम मिला दें तो हमें कूलाम का नियम प्राप्त हो जाएगा। 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बाई R², ये कूलाम का नियम है। अब हम समानुपाती का निशान हटा के देख लेते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी समानुपाती के निशान को हटाया जाता है और बराबर का जो है चिन्ह लाया जाता है तो एक स्थिरांक प्राप्त होता है। यहाँ जो स्थिरांक मिलेगा वो हमें, उस स्थिरांक को हम K लिख रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये बच्चों कूलाम का नियम है। यहाँ बल एक सदिश भौतिक राशि है जिस पर अपन चर्चा करेंगे, जिसका सदिश निरूपण करेंगे तब। यहाँ K एक स्थिरांक है, यहाँ K एक स्थिरांक है जिसका मान 9 × 10⁻⁹
मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं, विमा भी निकाल सकते हैं। इसे हम के कह रहे हैं, लेकिन इसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये नया शब्द है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। पुनः यहां जो एप्सिलॉन है, यहां एप्सिलॉन नॉट या 0 हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, विद्युतशीलता कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका मान कितना है? इसका भी एक फिक्स मान है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। और इसका भी आप यहां मात्रक निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं तो आपको समझ में आएगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मात्रक निकालने के लिए आपको इसको इधर ले जाना पड़ेगा, F नीचे लाना पड़ेगा। तो इसका मात्रक बनेगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका अगर विमीय सूत्र पर विचार करें तो विमीय सूत्र बनेगा, विमीय सूत्र इसका रहेगा कूलम मतलब आवेश। इसके एप्सिलॉन के लिए हम यहां पर बदल के दिखा दें जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि आपके लिए ये क्लास बिल्कुल नई है। आवेश का विमीय सूत्र 11वीं में पढ़ के आए आप। AT बल का भी विमीय सूत्र आप जानते हैं, M1 L1 T-2। और बच्चों R का विमीय सूत्र L1। तो यहां से विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है M-1। L को देखें L1 और ये 2 यानी L3 हो गया, लेकिन ऊपर गया तो माइनस हो गया। बच्चों T2 है और T-2 है तो ये T-4 और इसी प्रकार A2 हो गया। ये इसका विमीय सूत्र है। हम चर्चा कर रहे थे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। यहां इस सूत्र पे हमें विचार करना चाहिए तो हमें ये बात समझ में आएगी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के मान पर निर्भर कर रहा है और बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन एक साथ में महत्वपूर्ण राशि है एप्सिलॉन 0, इस पर निर्भर कर रहा है। ये क्या है? ये हवा या निर्वात के लिए वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान माध्यम की प्रकृति के साथ बदल जाता है। यह सूत्र तब है जब माध्यम हवा या निर्वात है। लेकिन यदि कोई अन्य माध्यम है तो ये इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। अन्य माध्यम के लिए बल का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बल किसी मीडियम में है और ये बल हवा या निर्वात में है। हवा या निर्वात के लिए हम नॉट 0 का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें M लिख दिया। अब इस सूत्र पे आप विचार करें तो माध्यम की जो विद्युतशीलता है, ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। तो माध्यम बदलने के साथ उसकी विद्युतशीलता बदलेगी। कितनी विद्युतशीलता होगी वो आप अपनी पुस्तक में बने टेबल में देखें, जो अपेक्षित विद्युतशीलता के रूप में दी हुई है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो किसी माध्यम में जो बल है वो अलग होगा। एप्सिलॉन का मान अन्य माध्यमों के लिए थोड़ा निर्वात से अधिक होता है, और अधिक होता है तो लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। यानी दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में लगता है या हवा में लगता है, क्योंकि हवा और निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो लगभग समान है। यदि 1 माने हवा की
विद्युतशीलता, तो फिर निर्वात की विद्युतशीलता 1 माने, पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा, निर्वात की, तो हवा के लिए ये 1.0006 हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती, थोड़ी सी, तो थोड़ी ये बढ़ने के कारण ये बल थोड़ा घट जाता है, इसलिए निर्वात में सर्वाधिक है, हवा में थोड़ा कम है, परंतु मान नगण्य अंतर होने के कारण हम दोनों के मान को समान मान लेते हैं। तो बच्चों, ये है आपके लिए कूलाम का नियम, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर विचार कर रहा है। बच्चों, अगला टॉपिक इसी से संबंधित है, आप वीडियो को पॉज करें, मैं दिखा देता हूं आपको, और इसे नोट करें। आगे का जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ एक भौतिक राशि और है जिसे स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है, और उस भौतिक राशि का नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, या इसका एक और नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसमें कंफ्यूज ना हो और अच्छे से याद करें कि वो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता थी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता थी, और ये अपेक्षिक है। अपेक्षिक से तात्पर्य है दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है। ये परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। और रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आर रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब अपेक्षिक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये आपने समझा। ये हवा या निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम के लिए अलग अलग होती है उनकी वैल्यू। किसी माध्यम की विद्युतशीलता है और ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। इन दोनों विद्युतशीलताओं के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये हो गया हवा निर्वात की विद्युतशीलता। ये तो मैंने डायरेक्ट अपेक्षिक है तो अंतर अनुपात देके आपको बता दिया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या, इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य कुछ अलग है, जो बलों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आप समझें कि परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का मान दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में बल तथा दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में बल का अनुपात है। किसी माध्यम में बल, ये है परावैद्युतांक का, आप उसको परिभाषा मान ले इसके, यानी परावैद्युतांक का मान यह तय करता है कि दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल से हवा या निर्वात में लगने वाला बल कितना गुना अधिक है, या उल्टा कहें तो दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाले बल से किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना कम है। ये इसको परिभाषित कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, आप पुस्तक से नोट्स बना लें, लिख लें और समझ लें। इसको आगे सूत्र के रूप में ढालूं तो एप्सिलॉन आर बराबर हवा या निर्वात में बल, दैट इज मैंने बताया था FO एंड FM, इसकी वैल्यू रख दें आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 by r square and 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square. Q1 Q2 by r square to r square कैंसिल, 4 pi अगेन कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू बनेगी, ऊपर आया तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बनेगी, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। सामान्य रूप से इस तरह से समझने में याद रहेगा, और ये आएगा तो यहीं से, इसलिए इसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता ये बता रही है कि किसी माध्यम में बल हवा या निर्वात से कितना गुना कम है। सिंपल एक लाइन में याद कर लें, किसी माध्यम में बल हवा या निर्वात से कितना गुना कम है, या हवा या निर्वात में बल वही आवेशों के मध्य, हवा या निर्वात में बल किसी माध्यम की तुलना में कितना गुना अधिक है। यहां निर्वात के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान 1 मान लिया गया है, तो बाकी में कितना होगा। अशुद्ध जल है, 80 गुना है उसके लिए। मोम के लिए आप इसकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में देखें तो आपको ये चीज मिलेगी। टेबल में दिया हुआ है बच्चों कि अभ्रक के लिए 3 से 6 है, कांच के लिए 5 से 10 है, और सुचालक के लिए इसका मान अनंत है। किसी सुचालक की अगर बात करें तो सुचालक के लिए इसकी वैल्यू अनंत है। टेबल में से देखें और जो मैंने अभी बोले हैं उनमें से कुछ आप याद कर लें, नोट करें बच्चों। अब हम इसके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण समझते हैं। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आवेश एक सदिश, आवेश तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, लेकिन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, क्योंकि कूलाम का नियम बल से संबंधित है आवेश के मध्य, तो बल एक सदिश राशि है, और जो भी सदिश भौतिक राशियां होती हैं उनका सदिश निरूपण हमें समझना आवश्यक होता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये 2 आवेश हैं, वही जो मैंने अभी चित्र बनाया था, एक आवेश और दूसरा आवेश। ये आवेश Q1 है, ये आवेश मान लेता हूं Q2 है। यहां बना लूं, चित्र बनाना आसान रहे, Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की ये दूरी है जिसे आपने R लिखा था। अब चूंकि हमें सदिश निरूपण करना है, इसलिए इन Q1 और Q2 दोनों आवेशों की स्थिति सदिश पे विचार करना होगा। किसी भी आवेश, इस आवेश की स्थिति क्या है, तो हम किसी निर्देश तंत्र को लेंगे और निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष इस आवेश और इस आवेश को व्यक्त करेंगे, वो इस आवेश की स्थिति सदिश कहलाएगा। तो ये मैंने एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया जिसमें 2 लंबवत अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ये इसका मूल बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम आवेश की जो स्थिति सदिश है वो बना दिस वन, इसको मैं नाम दे रहा हूं R1। क्योंकि ये स्थिति सदिश है इसलिए इस पे मुझे तीर लगाना होगा, और इसी तरह से Q2 आवेश को मिला दूं मूल बिंदु से, तो यहाँ पर ये Q2 आवेश का स्थिति सदिश होगा जिसे मैं R2 सदिश लिख रहा हूं। R2 तीर नहीं पढ़ेंगे, R2 सदिश पढ़ेंगे। अब दोनों आवेशों के मध्य जो बीच की दूरी है जिसे हम R कह रहे थे, तो ये तो सामान्य जब हम अदिश गणित का प्रयोग करते हैं तो उसमें कह सकते हैं, लेकिन जब हम सदिश गणित का उपयोग करते हैं तो हमें किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए उनके स्थिति सदिश का अंतर लेना पड़ता है। त्रिभुज का नियम लगा के आप ये कर सकते हैं, जिससे 11वीं में आपने सीखा है। तो इसके बीच की दूरी बनेगी R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 सदिश है। अब यदि Q1 से Q2 के बीच की दूरी, Q1 आवेश से Q2 आवेश की दूरी निकालें,
तो बनेगी किसकी दूरी, Q2 आवेश की दूरी, तो इसको नाम देंगे R2। किसकी दूरी, Q2 की, तो नाम दिया R2। किससे, Q1 से, तो 2-1, तो ये बन गया R21। और इसे हम त्रिभुज का नियम लगा के निकालें, आप 11th में एक्सरसाइज कर चुके हैं ऐसी, तो आप करके देख लें, R2 माइनस R1 बनेगा। और इसी प्रकार Q2 आवेश से Q1 आवेश की दूरी, तो ये बनेगी R, पुनः Q1 आवेश की दूरी, किसकी दूरी, 1 की, इसलिए 1 पहले लिख रहे हैं, किससे, जिससे, तो उसको बाद में लिख रहे हैं। और ये त्रिभुज का नियम लगाने पर R1 माइनस R2 प्राप्त होगी। तो ये तो रही चर्चा दो आवेशों के बीच में दूरी कैसे व्यक्त की जाए सदिश निरूपण करते समय। बच्चों, अब हमें कूलॉम नियम का सदिश निरूपण करना है, यानी बल को सदिश रूप में दिखाना है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, हम सदिश निरूपण पर विचार करेंगे तो हमें इस तरह से सीखना होगा कि Q2 आवेश पर Q1 आवेश बल लगा रहा है, इस पर एक बल लग रहा है इस तरफ। किस पर लग रहा है बल, Q2 पर, 2 लिख दिया पहले। किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, तो 1 लिख दिया। ये बन गया F21। इसी तरह से इस Q1 आवेश पर भी ये आवेश बल लगा रहा है। मान लिया दोनों सजातीय आवेश धनात्मक आवेश हैं, तो ये प्रतिकर्षित हो रहा है इस तरह से। तो इस पर बल लग रहा है F, किस पर लग रहा है, Q1 पर, तो 1 लिख दिया। कौन लगा रहा है, 2, Q2, इसलिए ये बल F12 है। अगर बच्चों ये दोनों विजातीय होते, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता, तो इनके मध्य आकर्षण होता, उस स्थिति में ये एक दूसरे के निकट आते, यानी इस पर बल इधर लगता, इस पर बल इधर लगता। अब मैं पहले ले रहा हूं Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, क्या नाम देंगे, आप समझ चुके हैं, F12। जिस पर बल उसका अंक पहले, और जिसके कारण Q2 के कारण उसका अंक बाद में लिया जा रहा है। तो सूत्र बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। हम जानते हैं ये सूत्र कूलॉम के नियम का है, उसी का सदिश निरूपण चल रहा है। हमें देखना होगा जो सदिश भौतिक राशियां हैं उन पे हमें सदिश का निशान यानी तीर लगाना होगा। ये अदिश है, लेकिन ये R जो है स्थिति सदिश है, 1-2 है, तो यहाँ R भी 1-2 लिया, इस पर हमें सदिश लगाना होगा। पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो होता है सदिश पर नहीं लगता, क्योंकि जो गणितीय प्रक्रिया होती है वो किसी सदिश राशि के परिमाण पर होती है, उसकी दिशा पर नहीं होती। और इसलिए मैं यहाँ पर परिमाण लगाकर वर्ग लगाऊंगा। बच्चों, बल की दिशा ज्ञात करनी, बल एक सदिश राशि है तो यहाँ तीर आया, लेकिन इस दाएं पक्ष में जो है कोई ऐसी भौतिक राशि नहीं आई जो इसकी दिशा व्यक्त करे, और इसलिए यहाँ हम दिशा व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी इसी रेखा के अनुदिश होगी। तो ये 1-2 कैप R12 लिख दिया, ये एकांक सदिश है जिससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम जानते हैं R12 एकांक सदिश जो है R कैप इज R सदिश बटा R का परिमाण होती है। फिर वही 1-2 1-2 एंड 1-2, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां लिख दूंगा तो हमें मिलेगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई, अब देखिए इसका मान मैं रख रहा हूं R कैप का मान R सदिश बटा R का परिमाण, तो यहाँ R सदिश और परिमाण में 2 पहले से ही है घाते, एक और आ जाएगी, तो R12 क्यूब। तो इस रूप में हम लिखें तो ये पूर्णतया सदिश निरूपण हो गया। हालांकि यहाँ भी हम कह सकते थे हो गया है। तो बल की दिशा किधर होगी, R12 की दिशा में होगी, और R12 किधर होगा, यानी R1 की 2 से दूरी, यानी इस दिशा में।
तो ये पूर्णतया सदिश निरूपण है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार Q2 पर Q1 आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, इसी को देखकर आप आगे बढ़ाएं इसको, और इसको लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, क्या आना चाहिए, ये सोच रहे हैं आप, तो सही सोच रहे हैं, R21 कैप। तो ये इस तरह से हमने बल को दर्शाया। अब देखें, बल दोनों के बीच में लगने वाला है वो समान है, लेकिन इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है, इसलिए इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मतलब उनकी दिशा परिवर्तित है। तो जब हम सदिश निरूपण करेंगे तो सदिश निरूपण में उसकी दिशा का ज्ञान हो जाना चाहिए, तो इसमें हमें दिशा का ज्ञान हो गया। अब देखें कि ये सारी वैल्यू समान है, ये सारी वैल्यू, लेकिन अंतर इसमें है, R12 एंड R21, गौर से देखें इधर, R12 एंड R21, ये 1 - 2 है, ये 2 - 1 है, यानी दोनों एक दूसरे से ऋणात्मक हैं। और इसलिए हम यहां कह सकते हैं, चूंकि ये क्या है, R1 - R2 है, ये है R2 - R1, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा इसकी तुलना में। तो जब हम तुलना करके लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू बट नेगेटिव F21, इस तरह से। हालांकि परिमाण में दोनों समान है, तो आप इसको भले परिमाण में लिखें तो समान लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम परिमाण दिखाते हैं तो दिशा नहीं दर्शाई जाती। तो दोनों पर लगने वाले बल समान है और विपरीत दिशा में है। ये हमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कुछ इमेज दे रहे हैं, और इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। तो बच्चों, ये था आपके लिए आज कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु हैं जिनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात है कूलाम नियम की, वो ये है कि कूलाम नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए और स्थिर आवेशों के लिए ही दिया गया है, लेकिन लागू बिंदु आवेशों के अलावा अन्य आवेशों पर भी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रोसेस सतत आवेश वितरण जो आप आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार होती है। कूलाम नियम 10 की घात माइनस, दूसरी जो बात मैं बता रहा हूं वो है कूलाम नियम 10 की घात -15 मीटर से भीतर के बाहर ही काम करता है। स्थिर और बिंदु आवेश, दूसरा 10 की घात -15 मीटर के भीतर, और जो तीसरी चीज है ये कि वो अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यानी दो आवेश के मध्य जो अभी ये बल लग रहा है और इसी की जगह पर मैं यहां तीसरा आवेश और ले आऊं, मान लीजिए, तो ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये इस पे एक दूसरे पे बल लगाएंगे, तो ये एक दूसरे पे बल लगा ही रहे थे, तो क्या इनके बीच लगने वाले पहले जो बल लग रहा था उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा? जवाब है नहीं। पहले जो आवेश इन दोनों के मध्य लग रहा था वो लगता रहेगा, यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के अंदर कूलाम के नियम को समझा, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को समझा। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं तो वही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नोट बनाएं, लिखें। अगले टॉपिक में अगला वीडियो हम लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।